बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की सेकंड काइंड को डिस्कस करेंगे जिसका नाम आयन डाइपोल फोर्सेस है। तो देखें, जैसा कि नाम से जाहिर है कि आयन के बीच में और डाइपोल के बीच में, अब आपको डाइपोल कहाँ से मिलेगा? वाटर से। और आयन कहाँ से मिलेगा? किसी भी आयनिक कंपाउंड से। मिसाल मैं आपको इसकी इस तरह से दूंगा कि देखें, अगर आप सोडियम क्लोराइड को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो देखें इसके साथ क्या होता है कि सोडियम आयन अलहदा हो जाता है और क्लोराइड आयन अलहदा हो जाता है। तो आप वाटर मॉलिक्यूल को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल को अगर आप इस तरह से लिखें तो ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, तो आपको ये पोल्स यहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप सोडियम को देखेंगे तो सोडियम एक आयन है जिसका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक स्फीयर है। इन दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक स्फीयर होगा और इनका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा वहाँ तक वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके गिर्द इसको पकड़ लेते हैं, इसको तोड़ते हैं, तोड़ के इसका घेराव कर लेते हैं, सोडियम आयन का भी और क्लोराइड आयन का भी। तो देखिए, सोडियम आयन का घेराव किस तरह से होता है कि उसका डाइपोल का जो नेगेटिव एंड होगा वो इसके गिर्द तमाम की तमाम डायरेक्शन से, ये बज़ाहिर तो आपको एक पेज के ऊपर ये 4 डायरेक्शंस नज़र आ रही, लेकिन पॉसिबल इसकी जितनी भी होंगी वो 6 कोऑर्डिनेट्स होंगे या 8 कोऑर्डिनेट्स हो जाए, जितने भी हो जाए, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स इसको घेर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि आयन के बीच में और इन डाइपोल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, जिस बुनियाद पे आप इसको आयन डाइपोल फोर्स का नाम देते हैं। इसी तरह अगर मैं क्लोराइड आयन को देखूं तो क्लोराइड आयन देखें, इसका भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि उनके पोल्स के, डाइपोल्स के जो पॉजिटिव एंड्स होंगे वो इसको सराउंड करेंगे। देखिए, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये एक डाइपोल है और ये एक आयन है। तो यहाँ से देखें, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होंगी, यहाँ से भी होंगी, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है। तो इस तरह की आपको ओरिएंटेशन इनके अंदर देखने को मिलेगी और इन दोनों को आप आयन डाइपोल फोर्सेस के अंदर रख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इसका जो थर्ड काइंड है, ये सेकंड काइंड थी, थर्ड काइंड पे मूव करें तो हमारे पास आती हैं डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। ये केस वहाँ पे अराइज होता है जहाँ पे आपको वास्ता कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ भी पड़ता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जैसा कि आपके पास हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, मीथेन है, तो उन मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको जो डाइपोल है वो इंड्यूस करवाना पड़ता है। करवाता कौन है? एक परमानेंट डाइपोल।
तो इसके अंदर इसका मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक परमानेंट डाइपोल के बीच में होंगी और एक इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल को हम कैसे समझेंगे, इसको ये लफ्ज़ इंडक्शन से निकला है, जिसको आप मुतारिफ करवाना की सेंस में लिखते हैं। मुतारिफ कौन करवाता है? परमानेंट डाइपोल करवाता है। मिसाल के तौर पे मैं HCl के मालिक्यूल को लिख रहा हूँ, ये देखें आपके पास HCl का मालिक्यूल है, आपको पता है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये परमानेंट डाइपोल है। अगर कोई घूमता घुमाता मालिक्यूल, नॉन पोलर मालिक्यूल इसके करीब आता है या इसके करीब से गुजरता है, तो उसके साथ देखें क्या वाक़या पेश आता है। मैं नियॉन का मालिक्यूल लूँगा, चूँकि नियॉन का मालिक्यूल कंपैरेटिवली बड़ा होता है, तो देखिए उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में 8 हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, तो चूंकि ये इसके गिर्द एक क्लाउड होता है, तो चूंकि हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टीन्यूसली सर्कुलेशन में होते हैं, इसके गिर्द मूव कर रहे होते हैं, तो जस्ट लाइक क्लाउड बिहेव करते हैं। तो इनके क्लाउड के अंदर डिस्टॉर्शन होती है। डिस्टॉर्शन का बाइस कौन बनता है? ये वाला चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज जब इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इस अट्रैक्शन के नतीजे में इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर, जो कि पहले नॉन पोलर था, अब इसके अंदर टेम्परेरी डिस्टॉर्शन आ जाती है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसके अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है। तो जो बिगाड़ पैदा होगा उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं अब थोड़ा सा इसकी तरफ खिंच जाएंगे और पॉजिटिव एंड इसका थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रोट्रूड आउट कर जाएगा। इस तरह से ये प्रोट्रूड कर जाएगा, तो ये भी किसी हद तक थोड़ी देर के लिए एक इंड्यूस्ड डाइपोल बन जाएगा, जिसको आप कुछ इस तरह से शो करवा सकते हैं। तो देखें आप क्या देखते हैं कि मॉलिक्यूल उस एक परमानेंट डाइपोल की वजह से बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सिमेट्रिकल नहीं रहा। इसकी सिमेट्री जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, जिस वजह से इस एंड पे, इसके इस एंड पे पार्शियल नेगेटिव और इस एंड पे कंपैरेटिवली इस न्यूक्लियस की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और परमानेंट डाइपोल तो आपके पास ऑलरेडी पड़ा था, तो इस तरह से इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं, जिनको आप डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का नाम देते हैं। और दर हकीकत यही एक डाइपोल है जो कि इंड्यूस्ड डाइपोल कहलाता है, जिसको पैदा करवा दिया गया, जिसको मुतारिफ करवा दिया गया इस परमानेंट डाइपोल की मदद से। और इन फोर्सेस को आप डिबाय फोर्सेस के नाम से भी याद करते हैं। इसको मैं रेज करना चाहूँगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फोर्थ काइंड है that is characterized as instantaneous dipole, induced dipole। अब induced dipole की सेंस को आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हमारे पास बारी है इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल को समझने की। इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल को टेम्परेरी डाइपोल के नाम से भी याद किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन को कलेक्ट करने से पहले ये हमारे पास याद रखें, इस टेम्परेरी डाइपोल को मोमेंट्री डाइपोल के नाम से भी याद करते हैं। मोमेंट्री मोमेंट से निकला है, जिसको आप लम्हाती की सेंस में ले सकते हैं। शॉर्ट लिव्ड, थोड़े टाइम के लिए बनता है।
तो इसकी डेफिनेशन को कलेक्ट करने से पहले मैं इसकी आपको आइडियोलॉजी देना चाहूँगा कि इसकी आइडियोलॉजी क्या है। तो कहते हैं कि आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आपने देखा कि उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए काफ़ी इजी है, लेकिन यहाँ पे हमें स्पेशल अटेंशन रिक्वायर्ड होती है जब मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं, स्पेशली ये नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन वगैरह, मीथेन का मॉलिक्यूल। तो सब जब ये सारे का सारा मिक्सचर ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का होता है। इससे पहले आपने जो डिबाय फोर्सेस के अंदर देखा, उस डिबाय फोर्सेस के अंदर आप देख रहे थे कि एक परमानेंट डाइपोल का इन्वायरमेंट था। वो परमानेंट डाइपोल वजह बन रहा था इंड्यूस डाइपोल की, जबकि यहाँ पे टोटली मिक्सचर सारे का सारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का है। और उन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल है और इंड्यूस डाइपोल है, उसकी सेंस को हम कलेक्ट करेंगे। तो आए हम उसको देखते हैं। उसने एग्जांपल सारी की सारी जो डिटेल है वो हीलियम के मॉलिक्यूल के ऊपर दी है। मैं इसके कंपैरिजन में नियॉन के मॉलिक्यूल को लूँगा। फिर वही वजह है कि इसका जो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंडेड नहीं है, जबकि नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये ज़्यादा एक्सपेंडेड है। एक्सपेंडेड होने की वजह से इसकी जो डिस्टॉर्शन है, इसकी डिस्टॉर्शन ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है एज़ कम्पेयर टू हीलियम। आल्दो कि हम हीलियम को भी लिक्विफाई कर रहे हैं, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, -260s में चला जाता है। ठीक है, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इजी टू अंडरस्टैंड है, तो इस हीलियम की एनालॉजी में मैं नियॉन को लेके चलूँगा। ठीक है, तो इसके अंदर वो क्या हमें कहता है कि वो हमें इसके बारे में कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन देता है कि अगर दो मॉलिक्यूल्स इस तरह से नियॉन के घूमते घुमाते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो आपको पता है जब दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स आपस में करीब आते हैं तो उनके दरमियान एट अ टाइम दोनों की दोनों फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी और रिपल्सिव फोर्सेस, ये किसी भी इंटरेक्शन का बेसिक प्रिंसिपल है कि दोनों के चांसेस होते हैं। लेकिन जब कभी इस नियॉन के गिर्द कोई दूसरा नियॉन का मॉलिक्यूल आ जाता है, ये देखिए जिसके सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो देखें करीब आने से दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन पैदा होती है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है ये वजह बनती है इन दोनों में से किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर ये शॉर्ट लिव्ड, ये मोमेंट्री, ये टेम्परेरी, ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल के बनने की। तो अगर सपोज मैं कहता हूं कि ये मेरे पास मॉलिक्यूल थोड़ी देर के लिए डिस्टॉर्ट हो गया, इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के अंदर डिस्टॉर्शन आ गई या डिस्पर्शन आ गई, तो आप इसको इस तरह से नोट कर लेते हैं कि सपोज ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड है कि न्यूक्लियस इस तरफ जो है वो प्रोट्रूड कर जाता है और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का झुकाव इस तरफ हो जाता है। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन जाता है। फिर ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल वजह बनता है किसी दूसरे डाइपोल के लिए। जैसे ये मेरे पास दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अब अगर थोड़ी देर के लिए ये बना हुआ है तो ये क्या करेगा, उसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ये रिपेल करेगा और रिपेल करते हुए उसके अंदर भी डिस्टॉर्शन पैदा कर देगा। ठीक है, और इसकी एंड पे पार्शियल पॉजिटिव और इस एंड पे पार्शियल नेगेटिव। तो इस तरह से इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, जिसको आप इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल फोर्स के नाम से याद करते हैं। चूंकि डिस्पर्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो यही वजह है कि इसका दूसरा नाम लॉन्डन डिस्पर्शन फोर्सेस भी है। ठीक है,
आप इस फोर्थ क्लास ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को लॉन्डन डिस्पर्शन फोर्सेस के नाम से भी याद करते हैं। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि ये इंड्यूस डाइपोल है, जिसको आप वेरी प्रीवियस आर्टिकल के अंदर, प्रीवियस टाइप के अंदर आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया कि ये किस तरह से इंड्यूस होता है। और जबकि जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल है ये खुद ब खुद शॉर्ट लिव्ड होता है, मोमेंट्री होता है। तो अब आप इसको आप मोमेंट्री डाइपोल के नाम से याद करते हैं और डिफाइन करते हुए क्या कहते हैं कि वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो एक मोमेंट्री डाइपोल और एक इंड्यूस डाइपोल के बीच में वकूअ पज़ीर होती हैं, पैदा हो जाती हैं। ऐसी फोर्सेस को आप इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस के नाम से याद करते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं। जितनी जल्दी ये पैदा होते हैं उतनी ही जल्दी ये फ़ौरन से वैनिश भी हो जाते हैं, गायब भी हो जाते हैं। अगर गायब होते हैं तो फिर दोबारा से ये बन रहे होते हैं। तो ये टेम्परेरीली, ये मोमेंटरली, इनका इस तरह से डाइपोल में आना, फिर गायब हो जाना, फिर आना, ये फिनोमेना चलता रहता है। यही वजह है कि ये फिर बाइस बनते हैं किसी भी गैस को जब आप लिक्विफाई कर रहे होते हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट से क्लिंग करके लिक्विड स्टेट में चले जाएं, कि वो एक गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर आसानी से स्टेप फॉरवर्ड होते हैं, वो मूव करते हुए आगे चले जाते हैं, लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं, फेज चेंज कर लेते हैं। तो ये इनकी रीऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों पोल्स की, डाइपोल्स की, इसको मैं रीऑर्गेनाइजेशन के नाम से याद करूँगा। कभी इनका कुछ देर के लिए डाइपोल बन जाना, फिर गायब हो जाना, ये रीऑर्गेनाइजेशन चलती रहती है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ये रीऑर्गेनाइजेशन का फिनोमेना आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि ये बताया गया है कि तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स के अंदर ये एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर ये सिग्निफिकेंट होती हैं। This was all about the kinds of intermolecular forces. Thank you very much.